100% गारंटी सिर्फ दो ही लोग देते हैं, गॉड और फ्रॉड। हम लोग तो गॉड भी नहीं है और फ्रॉड भी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बताया था कि उनका हिप रिप्लेसमेंट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। वो सारी जगह घूम चुके थे और उनका ट्रीटमेंट आपके हॉस्पिटल में हुआ था। तो ऐसा क्या यूनिक है आपके हॉस्पिटल में? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। पालथी मार के बैठना, उखड़ू बैठना, घुटना टेक के बैठना, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पालथी मार के बैठते हैं हम। लोग इंडियन कम्बोर्ड यूज़ करते हैं तो बोलते हैं कि इससे घुटना ख़राब होता है। तो जब आप उठते हैं तो आपके शरीर का 4 से 5 गुना वज़न उस दौरान घुटने पे पड़ता है। तो रायपुर में कितना अवेयरनेस है नी डैमेज, नी रिप्लेसमेंट को लेकर? वो सब प्रिफर करते हैं कि हम दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद ऐसी जगह जाके अपना ऑपरेशन कराएं, अहमदाबाद जाके अपना ऑपरेशन कराएं। न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बट हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में जब हम जाते हैं तो केवल चावल, चटनी, नून ये सब खाया जाता है। भात में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो टूट के शक्कर बनता है, शुगर बनता है बॉडी में। कौन कौन से मिथ्स हैं जो आप रेगुलरली सुनते हैं? कि डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन के बाद खट्टा खा सकता हूँ कि नहीं, दही खा सकता हूँ कि नहीं, अचार खा सकता हूँ कि नहीं। मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़िया पेशेंट्स क्या झूठ बोलता है? छत्तीसगढ़िया पेशेंट यही झूठ बोलते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। पीछे से उनके बच्चे बताते हैं कि बस पापा बुढ़ापू घिसते हैं। तो अभी तक के मेरे एज में मैंने काफ़ी सारे डिजीज़ के बारे में देखा है, मतलब आसपास में होते रहता है। बट ये हिप रिप्लेसमेंट जो है काफ़ी रेयर है क्या? मतलब क्योंकि मेरे फैमिली में लोगों को प्रॉब्लम्स तो है बट कोई भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं गया है। तो हिप रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करेंगे तो हिप रिप्लेसमेंट रेयर नहीं है, बहुत ही कॉमनली डन सर्जरी है। बट लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ है कि हिप रिप्लेसमेंट बहुत मेजर सर्जरी है या बहुत बड़ी सर्जरी है जो नॉर्मल आदमी नहीं करा सकता। ऐसा नहीं है। अगर आपको इंडिकेशन है, ज़रूरत है हिप रिप्लेसमेंट की, तो बिल्कुल हिप रिप्लेसमेंट बहुत ही सेफ़ सर्जरी है। बहुत ही जो रेगुलरली हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जन करता है उसके लिए एक बहुत ही रूटीन सर्जरी है और उसको सर्जरी ऑफ द मिलेनियम भी बोला जाता है। मतलब इस दशक के सबसे सक्सेसफुल सर्जरी में से एक है वो, क्योंकि उसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज गारंटीड होता है और सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत हाई है। नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी सक्सेसफुली अभी लोग करवा रहे हैं। तो नी रिप्लेसमेंट जो है, नी मतलब घुटना, हिप रिप्लेसमेंट मतलब आपके कूल्हे का जोड़। तो दोनों जब घिस जाते हैं तो उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी उसको वापस घिसे हुए हिस्से को वापस बना नहीं पाता। तो अगर वो वापस घिसेगा तो उसमें अंदर फ्रिक्शन, रगड़ाहट होगी, जिसके कारण दर्द पैदा होता है और पेशेंट चलने फिरने में चाल बदल जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन होता है कि उस घिसे हुए हिस्से को बदला जाए। यदि वो घुटना होता है तो उसे नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, यदि वो कूल्हे का जोड़ होता है तो उसे हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो दर्द तो बहुत लोगों को होता है, मतलब काफ़ी हर दूसरे आदमी को देखोगे तो वो बोलता है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है। बट कब वो स्टेज आता है कि रिप्लेसमेंट हमको कराना चाहिए? तो घुटने का, जैसे आप दर्द की अगर बात करेंगे तो घुटने का दर्द के हज़ारों सैकड़ों कारण हैं, लेकिन जिस कारणवश हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट घुटने के कंडीशन में कराना पड़ता है, तो उसमें जब घुटना आपका पूरी तरीके से घिस जाता है या आपका पाँव टेढ़ा होने लग जाता है। अच्छा, पाँव टेढ़ा होने लग जाता है, या तो फिर आप चल नहीं पाते, आपको 500 मीटर चलने में भी दिक्कत होती है। बहुत देर अगर कुर्सी में बैठ गए तो उठने में दिक्कत होगी, उठ के चल नहीं पाएंगे, पैर अकड़ जाएगा, पैर पकड़ लेगा, वैसी सब सिचुएशन आती है। और इसमें एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जो घुटना घिसने की बीमारी होती है वो यूजुअली बुज़ुर्ग लोगों में देखी जाती है, 55-60 साल की उम्र के आसपास। आज के टाइम पे यंग लोगों में भी ये बीमारी थोड़ी देखने को आ रही है, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो रहता है वो 55 से 60 साल की उम्र। तो अगर उस उम्र में ये सब दिक्कतें आपको हो रही है तो आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए और हो सकता है आपको रिप्लेसमेंट से काफ़ी फ़ायदा और आराम मिले। अच्छा, तो हर किसी को जिसको ये दर्द होता है तो बोलते हैं कि योगा कर लो, जिम चले जाओ, मसल वीक हो गया होगा। तो ये सब भी कारण है या फिर ये केवल एक मिथ है? मसल्स वीक होना एक कारण होता है लचकने का या दर्द होने का पैर, लेकिन जब तक आप बीमारी को पकड़ नहीं रहे हैं,
कारण नहीं पकड़ रहे हैं दर्द को, आप उसको ब्लाइंडली ब्लेम नहीं कर सकते कि योगा करोगे तो ठीक हो जाएगा, मसल्स कमज़ोर है तो ठीक हो जाएगा, है ना। दर्द की दवा खाना इलाज नहीं होता है, बीमारी को पकड़ना इलाज होता है। बीमारी को जब तक पकड़ेंगे, और वो बीमारी को एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही पकड़ सकता है। तो अगर किसी भी तरीके का तकलीफ़ हो रहा है, जो आपको आपको अगर सलाह दिया जा रहा है कि योगा से ठीक हो जाएगा, तो एक बार उसको आपको कंसल्ट करना चाहिए, यदि आपको बहुत परेशान कर रहा है तकलीफ़ तो। अब हम लोग यंग एज पे हैं, तो ऐसे कौन कौन से हैबिट हैं डेली लाइफ पे जो कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे नी और हिप्स को? बेसिकली जो घुटना है और जो हिप जॉइंट है, उस पर एक परत रहती है, 2 mm की चिकनी परत रहती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। वो आप एक गाड़ी के टायर के जैसी होती है। जैसे आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो आपका टायर अच्छा रहेगा, फुल फ्रेश रहता है। हाँ, जब 30,000 40,000 किलोमीटर गाड़ी आपकी चल जाएगी तो वो टायर पूरा घिस जाता है। तो वो घिस जाता है, वो घिसा हुआ टायर वापस नहीं आ सकता। जब उसकी उम्र हो जाएगी तो आपको टायर बदलना पड़ेगा। वैसे ही घुटना और हिप जॉइंट जो है, वो भी जब पूरा घिस जाता है और आपको रोज़मर्रा के कामों में तकलीफ़ आने लग जाती है, तो मतलब समय आ गया है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए, और यदि ज़रूरत है तो रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। जैसे रनिंग करते हैं हम, तो लोग बोलते हैं कि इससे घुटना ख़राब होता है, ठीक है। पाल्टी मार के बैठते हैं हम, लोग इंडियन कम्बोर्ड यूज़ करते हैं तो बोलते हैं कि इससे घुटना ख़राब होता है। तो क्या ये सच में होता है या फिर केवल बोला जाता है? काफ़ी हद तक ये बात सही है, क्योंकि आप जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना करेंगे, या इंडियन टॉयलेट में जो हमारा मेजॉरिटी जनता बैठती है, उखड़ू बैठेंगे, है ना, या पालथी मार के नीचे बैठेंगे, तो उस पोजीशन पे जब आप उठते हैं तो आपके शरीर का 4 से 5 गुना वज़न उस दौरान केवल एक घुटने point पे पे पड़ता जाता है। हाँ। तो वो उतना वज़न आपका घुटना लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार वही इंसल्ट होने से वो घुटना घिस जाता है। अब जैसे आप कंक्रीट के सड़क पे या कंक्रीट के पेवमेंट पे दौड़ेंगे, उससे क्या होता है, घुटने पे इम्पैक्ट आता है, जर्क पड़ता है, तो घुटना उससे घिसता है। फिटनेस है, एक्टिव है, उन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है या फिर जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, केवल खाते पीते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आता है? दोनों ही टाइप के लोगों को ये प्रॉब्लम आता है ना। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो घुटना घिसना है, वो उसमें काफ़ी हद तक उम्र का भी संबंध होता है, एजिंग प्रोसेस है वो। जैसे सिर के बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्री आती है, वैसे ही घुटना भी घिसता है, कमर भी घिसता है ना। तो जो लोग एक्टिव एथलीट होते हैं, अब कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो 37-38 ईयर से ज़्यादा नहीं खेल सकता क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि उस लेवल का इंटेंसिटी का कोई भी खेल वो उसका शरीर 47 साल की उम्र से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। दूसरी ओर जो लोग बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका वज़न ज़्यादा है और वज़न बढ़ रहा है ना, सेडेंट्री लाइफ है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, उनमें भी इस बीमारी की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, क्योंकि वज़न बढ़ता है, उनका घुटने पे डायरेक्ट वज़न पड़ता है, तो उससे भी घुटना घिसता है। तो क्या आइडियल लाइफ होना चाहिए? जैसे हम जैसे जो 20 से 30-40 के बीच में है, इसमें भी लोगों को अगर प्रॉब्लम होता है, तो क्या एक आइडियल लाइफ होना चाहिए? अपना एक फ़िक्स रूटीन होना चाहिए, आपको उस रूटीन से भटकना नहीं चाहिए। अगर आपका डेली का रूटीन फिक्स होगा, सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स होगा, आपका डाइट फिक्स होगा, आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद वेट ट्रेनिंग होता है। जो आपकी जांग की मसल्स है, बिल्ड करेगा। हाँ, आपकी जांग की मसल है। आपको बहुत बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपको बस फिट रखना है अपने आप को, ताकि आपके मसल्स, क्योंकि अल्टीमेटली जब आदमी बूढ़ा होता है तो जिसके पास मसल मास रहता है वही लंबे समय तक हेल्दी रहता है। जो लोग ज़िंदगी भर वर्कआउट नहीं किए रहते हैं, वो जब 60-65 ईयर्स के एज में पहुंचते हैं तो उनका हड्डी एकदम नरम हो चुका होता है, हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाता है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और फिर उनको ये सब तकलीफ़ें झेलनी पड़ती। अब हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इसको जब आप कंपेयर करते हैं इंडिया से या बाहर की कंट्रीज से, तो यहाँ क्या रेशियो है? मतलब यहाँ पेशेंट्स नी और हिप रिप्लेसमेंट के ज़्यादा हैं या कम है? तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है, इससे पहले मैं मैंगलोर में था, मैंगलोर भी, छत्तीसगढ़ भी, ये सिकलिंग बेल्ट है। यहाँ पे सिकल सेल जो है वो बहुत कॉमन होता है ना।
तो खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे साहू कम्युनिटी है, भाई बंधु हैं, उन लोगों में सिकलिंग बहुत कॉमनली देखा जाता है। उनके फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन होता है। तो उन लोगों में हिप घिसने का बीमारी बहुत ज़्यादा होता है, उसका इंसिडेंस। लेकिन क्या होता है, यूजुअली ये लोग हॉस्पिटल में अप्रोच नहीं कर पाते, तो इनके बीमारी पकड़ में ही नहीं आती। वो कमर दर्द और ये सब, कमर दर्द है, नॉर्मल दर्द है, दवा गोली खा के उनका चलता रहता है काम। दूसरी बात, घुटने का अगर आप देखेंगे तो घुटने का इन जनरल छत्तीसगढ़ में अलग से ऐसा बहुत ज़्यादा बीमारी का रेशियो नहीं है। जो स्टैंडर्ड हमारे पूरे पैन इंडिया या एशिया की बात की जाए तो उससे मिलता जुलता ही रेशियो है। एशियन लोगों में जैसे हमारे इंडिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इन लोग, क्योंकि हम लोग का डेली दिनचर्या में, जापानी लोग के डेली दिनचर्या में नीचे बैठना, पालथी मार के बैठना है ना, उखड़ू बैठना, घुटना टेक के बैठना, ये सब हमारे रोज़मर्रा के काम में आता है। तो इससे हमारा घुटना एनीवेज घिसने के लिए ज़्यादा प्रोन रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, उनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम आज से 50 साल 100 साल पहले भी थी या फिर अभी अभी स्टार्ट हुई है ये? हाँ, तो ये प्रॉब्लम इतनी पहले नहीं थी। उसके दो कारण हैं कि पहले के ज़माने में उन बीमारियों को पकड़ने के लिए सुविधा भी नहीं थी, टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे। तो अगर होती भी रही होगी तो वो पकड़ में नहीं आती थी। फिर भी अगर इस चीज़ को हटा भी दिया जाए तो आज की डेट पे जो यंग जनरेशन में बीमारियां हो रही हैं, उतनी बीमारियां उतनी फ्रीक्वेंसी की पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी होता था। आजकल हमारे खाने पीने में पदार्थ सब में जंक फूड है, ऑयली खाना खाते हैं। जितने यंगस्टर्स है फ्राइड खाना खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तीखा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं। ये सब से वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। ये सब से हड्डी भी जो है नरम होने लग जाती, कमज़ोर हो जाती है। तो उनको जोड़ों का दर्द, घुटने में दर्द, कमर दर्द, ये सब बहुत यंग एज में, ओबेसिटी, मोटापा बहुत यंग एज में बढ़ गया है, बहुत इसकी तादाद बढ़ गई है, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली ख़राब हो चुकी है आज के जनरेशन में एज़ कम्पेयर टू 50 साल पहले अगर आप देखेंगे। उसका कारण एक काम का स्ट्रेस भी है ना। आजकल का जो यूथ है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को लेके या काम के प्रति। रात को टाइम से नहीं सोना, सुबह टाइम से नहीं उठना, हेल्दी खाना नहीं खाना, वर्कआउट नहीं करना, डेली रूटीन फॉलो नहीं करना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के डेट में। तो ये डायरेक्टली सीधा आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और डायरेक्टली उससे कहीं ना कहीं आपका हेल्थ सफ़र करता है। आजकल देखेंगे तो यंग एज के 30-35 साल के लोगों में हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो पहले कभी सुनने में भी नहीं आते थे। मैंने एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बताया था कि उनका हिप रिप्लेसमेंट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। वो सारी जगह घूम चुके थे और उनका ट्रीटमेंट आपके हॉस्पिटल में हुआ था। तो ऐसा क्या यूनिक है आपके हॉस्पिटल में जो मतलब सेंट्रल इंडिया में माना जाता है यहाँ पे? तो हिप को हम आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो 90 to 95% जो इंडिया में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं वो पीछे की तरफ से होती है। पीछे की सर्जरी में क्या होता है, पोस्टीरियर अप्रोच बोलते हैं उसको। पीछे की सर्जरी में हमको मसल्स जो रहती है उसको काटना पड़ता है अंदर बॉल तक पहुंचने के लिए। तो उससे क्या होता है, मसल्स वहाँ की कमज़ोर हो जाती हैं और परहेज भी बहुत सारे रहते हैं कि आप उखड़ू नहीं बैठ सकते, घुटना टेक के नहीं बैठ सकते। मैं जो हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ उसको डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच कहते हैं, जिसको मिनिमली इन्वेजिव MIS भी बोलते हैं। ये मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। और इसमें क्या होता है, हम हिप जॉइंट के आगे से जाते हैं और हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मांसपेशी को काटना नहीं होता है। डेफिनेटली चीरे का साइज़ भी छोटा होता है, मांसपेशी कोई नहीं कटती। और इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस जा सकते हैं। पालथी मार के बैठना, उखड़ू बैठना, घुटना टेक के बैठना, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच, ये अप्रोच नया नहीं है, ये आज से 50 साल पहले आया था, बट इसका यूज़ कभी हिप रिप्लेसमेंट के लिए हो नहीं पाया। ये अभी पिछले 5-6 साल में हिप रिप्लेसमेंट के लिए वापस इसको यूज़ किया जा रहा है। और अभी बहुत लिमिटेड जगह है, सेंटर्स है जहाँ पे ये एंटीरियर अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट होता है। और हमारा हॉस्पिटल उनमें से एक है जहाँ पे हम सिर्फ एंटीरियर अप्रोच से करते हैं। तो मोटे पेशेंट से लेके पतले पेशेंट्स, मेल फीमेल, किसी में भी ऐसा कुछ दिक्कतें आती नहीं है। हर किसी का ये अप्रोच से ऑपरेशन हो सकता है। और सेम प्रोसेस नी रिप्लेसमेंट का क्या होता है? अगर कोई डर रहा है कि उसको नी रिप्लेसमेंट कराना है,
तो उसको डरना चाहिए? तो ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, जबकि सच्चाई इसका एकदम ऑपोजिट है। आज की डेट पे जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है वो मतलब नी रिप्लेसमेंट अब डे केयर सर्जरी की तरफ जा रहा है कि सुबह ऑपरेशन कराओ शाम को घर जाओ, है ना। नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट इतना प्रेडिक्टेबल और इतना अच्छा हो गया, हमारा पेशेंट सेम डे ऑपरेशन होकर चलने लग जाता है, अगले दिन घर चला जाता है। चीरा के साइज़ भी छोटा होता है, हम लोग जितना बोन रिक्वायर्ड होता है उतने को ही काट के निकालते हैं, और मेजर कोई बहुत ज़्यादा मॉर्बिड मतलब बहुत ज़्यादा बीमार करने वाला या बिस्तर में आ जाने वाला ऑपरेशन नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से सीवियर केसेस आपने देखे हैं? एक दो स्टोरीज बताइए हमें। मेरे पास एक महिला आई थी, अभी 2 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक 60 साल की बुज़ुर्ग महिला थी, वो आँखों से देख नहीं सकती थी, है ना। दोनों आँख उनके 1986 में किसी कारणवश ख़राब हो गए थे। उनका दोनों घुटना जो था वो पूरा पैर उनका पूरा टेढ़ा हो गया था, लगभग 40-45 डिग्री तक। बायां पैर जो था उनका टेढ़ा होकर उनके पैर की हड्डी भी टूट गई थी पूरी, और वो सिर्फ एक कुर्सी के सहारे घिसट घिसट के चल पा रही थी। तो ये बहुत ही सीवियर तरीके का केस था। उनके साथ एक और चैलेंज थी कि वो देख भी नहीं सकती। तो जब ऑपरेशन के बाद उनको एक्सरसाइज कराना, चलाना, ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। तो लेकिन लकीली हम लोगों ने उनका बहुत अच्छा सर्जरी किया, उनका दोनों पैर बिल्कुल सीधा हो गया, और अब क्योंकि वो दृष्टिहीन है तो वो आज की डेट पे छड़ी या वॉकर के सहारे अपने मन से अपना सब काम कर पा रही है, चलना फिरना कर पा रही है। तो वो एक हमारे लिए पर्सनली बहुत संतुष्टि की बात थी कि हमने उस पेशेंट को एक हेल्प किया और बेसिकली एक नया लाइफ जैसा दिया कि अब वो अपने पैरों पे चल पा रही है। तो इस नी रिप्लेसमेंट में विलेज के लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर सिटी में रहने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं? मेजॉरिटी जो रहते हैं वो सिटी के लोग रहते हैं, हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण वेट भी है। वेट, क्योंकि शहरों में रहने वाले यूजुअली उनका लाइफस्टाइल थोड़ा अनहेल्दी माना जाता है, अनहेल्दी होता है, तो उनको यूजुअली घुटने का दिक्कत या वज़न बढ़ने के कारण दर्द ज़्यादा होता है, पैर जल्दी टेढ़ा होता है। गांव के जो लोग होते हैं ना, गांव के लोग, उन लोग बहुत वेट उनका बहुत कम रहता है, घुटने पे उनका इतना लोड नहीं पड़ता, घुटना उनका बहुत कम मात्रा में घिसता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं घिसता है, उनका भी घुटना घिसता है क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस है, लेकिन उनका घुटना कम घिसता है। दूसरी चीज़ ये है कि गांव के लोग जो है वो इतने सारे तकलीफ़ों से उनकी प्रायोरिटी रहती है कि घुटने का दर्द उनके लिए मामूली चीज़ है, वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है जिसके लिए वो इलाज लें। उनके लिए रोज़ का खाना, है ना, अपना रोज़ का काम करना, घर चलाना, ये सारी चीज़ें उनके लिए पहली प्रायोरिटी है, ना कि घुटने का। तो उस कारण की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो है वो सामने आ नहीं पाते अस्पताल में दिखाने के लिए डॉक्टर को या सही मेडिकल एडवाइस लेने के लिए। तो अभी AI के एज पे रोबोटिक्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, तो सेम आपके इस फील्ड पे हिप एंड नी रिप्लेसमेंट में कैसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं? तो हमारे हिप और नी रिप्लेसमेंट में भी रोबोटिक सर्जरी होती है। मैं जब हैदराबाद में था, हम लोग रोबोटिक सर्जरी ही करते थे नी और हिप की। रायपुर में भी अभी रोबोटिक सर्जरी आ गया है हिप और नी रिप्लेसमेंट का। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली हाई प्रिसीजन सर्जरी होता है, मतलब आपको 2 mm कट करना है तो 2 mm ही कट करेगा। लेकिन ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ होता है कि रोबोट आएगा, ऑपरेशन करेगा और जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऑपरेट डॉक्टर करते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो है वो गूगल मैप्स की तरह है। गूगल मैप्स पे अगर आप गलत लोकेशन डालेंगे तो वो आपको सही तरीके से गलत लोकेशन पे पहुंचा देगा। अगर आप सही लोकेशन डालेंगे तो आपको वो सही तरीके से सही लोकेशन पे पहुंचाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्जन अच्छा नहीं है तो रोबोटिक सर्जरी अच्छी नहीं होगी आपकी। रोबोट आपको नहीं बचा सकता, रोबोट का दिमाग नहीं है। ब्रेन जो होता है वो सर्जन का ही होता है, रोबोट सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है। मुझे इतना काटना है, इतना कट करना है, वो सर्जन डिसाइड करता है और उसको कंप्यूटर में फीड करता है। रोबोटिक सर्जरी का प्रिसीजन बहुत अच्छा है। आज अभी तक की जितनी भी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं, मतलब 10 साल की, 12 साल तक की रोबोटिक सर्जरी और कन्वेंशनल सर्जरी नॉर्मल TKR में, क्या रोबोटिक सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से सुपीरियर है, तो उसमें 2-3 बातें सामने आई हैं।
कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो प्रिसीजन में सुपीरियर है, मतलब 2 mm कट है तो 2 ही mm कट होगा। लेकिन क्या ये प्रिसीजन से पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है? उस चीज़ में रोबोटिक सर्जरी कन्वेंशनल सर्जरी से सुपीरियर अभी पिछले 10-12 साल की स्टडीज़ में साबित नहीं हो पाई कि आप कट प्रिसाइजली कर रहे हैं, बट क्या उस प्रिसीजन कट से पेशेंट को फ़ायदा मिल रहा है? क्या नॉर्मल सर्जरी जो हुई है और रोबोटिक सर्जरी जो हुई है, दोनों में पेशेंट के रिकवरी में, पेशेंट के रिहैब में लॉन्ग टर्म 10-12 साल में कुछ फ़र्क है? तो ऐसा कोई डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। बट डेफिनेटली मार्केट में अभी रोबोटिक सर्जरी का बूम हो रहा है, तो चीज़ें डेफिनेटली उस तरफ अभी टर्न ले रही हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड है। जी, ट्रांजिशन पीरियड है अभी। एट दिस स्टेज उसको ये नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली द नेक्स्ट बिग थिंग है, क्योंकि अभी उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रूफ एफिकेसी या लॉन्ग टर्म आउटकम अभी आना बाकी है। तो हमें ये नहीं पता कि आज से 20 साल बाद जो घुटने का ऑपरेशन किसी सर्जन ने किया है या दूसरा रोबोटिक असिस्टेड किया है, दोनों में कौन सा बेटर काम कर रहा है। जबकि कन्वेंशनल सर्जरी के पिछले 50 साल के रिजल्ट्स हैं, तो दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। हमारे मेडिकल टर्म में उसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये सबसे बेस्ट है ना, इससे बेटर कुछ नहीं है अभी। तो आज की डेट में भी आने वाले 15 सालों में, हाँ, तो आने वाले 15 साल में डेफिनेटली पूरा पिक्चर चेंज हो सकता है। वो हमको रिजल्ट से ही पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस रिजल्ट पे चलती है। जब तक आप किसी चीज़ का प्रूवन बेनिफिट नहीं है, उस चीज़ को आप पेशेंट पे 100% कॉन्फिडेंस से नहीं लागू कर सकते। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में भी कुछ वेरिएशन होता है, वैरायटी होती है, या फिर कोई डिपार्टमेंट्स होते हैं? नहीं, तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में बेसिकली इम्प्लांट्स के फ़र्क होते हैं। इम्प्लांट मतलब जो हम घुटना लगाते हैं, जो उसको इम्प्लांट बोलते हैं हम लोग, इम्प्लांट या प्रोस्थेसिस। तो वो घुटना जो होता है वो बहुत सारे मटेरियल्स का बना होता है। बेसिक जो घुटना होता है वो आजकल कॉमनली कोबाल्ट क्रोमियम का बना होता है और टाइटेनियम का, जो कि बहुत ही हाई क्लास मेटल्स होते हैं और बहुत ही टेस्टिंग करने के बाद उसको फिट किया जाता है कि ये बॉडी में लगाने के लिए फ़िट है, तभी वो पेशेंट की बॉडी में लग सकते हैं। आजकल मार्केट में सिरेमिक के इम्प्लांट्स भी आते हैं, जिनका थ्योरेटिकली देखा जाए तो घिसने का रेट नॉर्मल घुटने से 10 गुना कम होता है। गोल्ड नी भी आते हैं आजकल, बहुत फेमस है। बट ये सारे जो इम्प्लांट के वेरिएशंस हैं, ये अच्छी सर्जरी को सरपास नहीं कर सकते। अगर आपने ख़राब ऑपरेशन किया है और आपने बहुत ही अच्छा इम्प्लांट लगा दिया है, तो वो सर्जरी कामयाब नहीं होगी। तो इम्प्लांट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सर्जन या सर्जरी, अच्छी सर्जरी। तो इस नी रिप्लेसमेंट में सर्जन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ सर्जन का ही ये पूरा गेम है। मैक्सिमम एज इस पे क्या होता है कि हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं? तो मैक्सिमम एज का ऐसा कुछ लिटरेचर में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, लेकिन ऐसा इन जनरल माना जाता है कि 75 ईयर्स का जो एज है, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है पेशेंट के लिए। रिस्की कहने का मतलब कभी ऑपरेशन के दौरान, है ना, आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ गई, है ना, पेशेंट को किसी प्रकार की तकलीफ़ हो गई, ये सब चीज़ों का इंसिडेंस 75 साल की उम्र के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो 75 हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कोशिश करते हैं कि 75 ईयर्स के पेशेंट से पहले की सर्जरी करें। लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे आ गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है उसका, तो फिर एज का कोई कट ऑफ नहीं है। अगर पेशेंट फिट है तो करवाना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट फिट है, हार्ट का कंडीशन उसका ठीक है, सब कुछ जनरल बॉडी ठीक है, बस चल नहीं पा रहा है घुटनों की वजह से, तो फिर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं। सो हम लोग रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर में कितना अवेयरनेस है नी डैमेज, नी रिप्लेसमेंट को लेकर? पहले के टाइम में, आज से आप 5 साल पहले की ही यदि बात कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा नी के लिए बूम नहीं था, इतना ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती थी। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, मतलब जो अपर मिडिल क्लास या रिच लोग होते हैं, वो सब प्रिफर करते हैं कि हम दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद ऐसी जगह जाके अपना ऑपरेशन कराएं, अहमदाबाद जाके अपना ऑपरेशन कराएं। जबकि हम लोग बाहर से पढ़ाई करके, ट्रेनिंग लेके, सारे नए टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ का ट्रेनिंग लेके हम लोग अपने शहर में इसलिए आते हैं ताकि
हम वो सारी सुविधा अपने यहाँ के लोगों को, अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। तो रायपुर के अलावा जैसे और सिटीज़ हैं, बिलासपुर है, कोरबा है, और तो अभी वहाँ पे भी जैसा वही मैं बताऊँगा, बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, वहाँ पे अभी नी रिप्लेसमेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा रायपुर जितने नंबर से नहीं होते, बट फिर भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि वहाँ पे भी पेरीफेरी में अब अच्छे ट्रेंड सर्जन्स जाने लग गए हैं। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं रायपुर मोस्टली। वहाँ के लोग आते हैं, रायपुर आते हैं, पेरीफेरी से काफ़ी लोग रायपुर आते हैं कराने ऑपरेशन। लेकिन अभी बाहर भी टीयर 3 शहर है जैसे रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर हो गया, है ना, अपना बिलासपुर हो गया, वहाँ पे भी आजकल सुविधा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की काफ़ी अच्छी सुविधा, काफ़ी ट्रेंड और एक्सपीरियंस सर्जन्स वहाँ पे भी पोस्टेड हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये इन जनरल हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे शहरों में भी ये मेडिकल सुविधा धीरे धीरे करके उपलब्ध होने लग गई है। और ये प्रोसेस कितना इजी होता है? लाइक हम लोग दिमाग में तो रहता है कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, ऑपरेशन है क्योंकि, बट ये कितना इजी लगता है आपको कि कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है? तो मैं ये सबके लिए तो आपको नहीं बता पाऊँगा, मैं अपना आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो हम लोग के जो पेशेंट्स होते हैं, तो पेशेंट यही पूछता है कितने दिन का बेड रेस्ट होगा। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि ये ऑपरेशन आपके बेड रेस्ट करने के लिए नहीं हो रही है, कि आपको दौड़ाने के लिए। तो ऑल जो हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट होती है वो ऑलमोस्ट पेनलेस होती है। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर जाता है 4 से 6 घंटे लगते हैं सुन्न होने का असर जाने में। उसके बाद से हम सेम डे ऑपरेशन के पेशेंट्स को चला देते हैं, पूरा नॉर्मल कॉरिडोर में एक कोने से दूसरे कोने चलाते हैं। नी की अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है जो हमारे यहाँ आते हैं, उनको पूरा प्रॉपरली एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगले दिन वो पेशेंट जो है नॉर्मल अपना खुद से उठना बैठना, चलना फिरना, बाथरूम जाना करने लग जाता है, नहाना धोना शुरू कर देता है ना। और दूसरे दिन पेशेंट अपना घर चला जाता है, और सीढ़ी चढ़ना उतरना भी शुरू कर देता है। और 2 हफ्ते के अंदर हम लोग 10 से 12 दिन के अंदर पेशेंट का स्टिच रिमूवल कर देते हैं। उसके बाद वॉकर वगैरह सब छूट जाता है, पेशेंट अपना नॉर्मल चलना फिरना शुरू कर देता है विद इन अ वीक, फिर वो विद इन normal 2 life वीक्स, पे, okay, 10 to 12 डेज। इसमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, पेशेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। पेशेंट का मोटिवेशन होना, पेशेंट के अंदर खुद तत्पर रहना कि मुझे ठीक होना है, मुझे जल्दी चलना है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, उन लोग का रिकवरी बहुत ही फास्ट होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना फास्ट होता है। पेशेंट 2 दिन में वॉकर छोड़ के सब कुछ नॉर्मल चलने लग जाता है। बट बहुत सारे हॉस्पिटल का माहौल ऐसा होता है कि आप जाएंगे और खुद ब खुद डर जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे वहाँ के माहौल को देख के। तो हमारे यहाँ नहीं डरेंगे, लेकिन क्या है, ये चीज़ होता है डेफिनेटली। पेशेंट के दिमाग में एक हॉस्पिटल को देख के भी डर बैठ जाता है, अस्पताल में मरीजों को भी देख के डर बैठ जाता है, इवन रिसेप्शनिस्ट को देख के डर लग जाता है। रिसेप्शनिस्ट को भी देख के डर लग जाता है। और हमारे हड्डी रोग में तो आधे लोग, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, प्लास्टर लग, तो उसको देख के पेशेंट के मन में एक बहुत डर और बैठ जाता है। मैं ये समझता हूँ आधे पेशेंट डरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और आधे पूछ भी नहीं पाते, संकोच करते हैं। तो हम लोग अपने पेशेंट्स को हर जो भी उनका सवाल होता है, कोई भी छोटा से छोटा भी सवाल हो, उसका हर किसी का स्पष्ट जवाब देते हैं। कई बार उनको वो जवाब नहीं पसंद आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो सच है उसको बदल दें, है ना, क्योंकि हम लोग फ्रॉड पे नहीं कर सकते, फ्रॉड बिजनेस नहीं कर सकते, है ना। पेशेंट के साथ सच बोलना, जो भी वास्तविकता है वो बताना बहुत ज़रूरी है। 100% गारंटी सिर्फ 2 ही लोग देते हैं, गॉड और फ्रॉड। हम लोग तो गॉड भी नहीं है और फ्रॉड भी नहीं है। काफ़ी एपिक लाइन है ये तो। जब मेडिकल फील्ड पे जाते हैं तो इतने सारे ब्रांचेस होते हैं, उसमें मेरे को सबसे डर वाला लगता है ऑर्थोपेडिक्स। तो आपने ये क्यों चूज़ किया? तो इसका बहुत बड़ा कारण मेरे फैमिली को भी जाता है। मेरे फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स से लेके मेरे अंकल आंटी सारे। तो जब से मैं छोटा हूँ, मेरे अंकल हैं वो आर्मी में ब्रिगेडियर थे, रिटायर हुए हैं, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन से, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ। तो मैंने यही सोचा कि मुझे बड़े होके ऐसा ही बनना है। अब आर्मी में तो मैं जा नहीं पाया, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी मुझे बहुत अपीलिंग लगी, तो फिर मैंने इसी में अपना करियर आगे परस्यू करने की कोशिश की।
और लकीली मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बन भी गया उसके बाद, क्योंकि ऑर्थोपेडिक मुझे लगता है ऐसा एक ब्रांच है जो जिसके बारे में लोगों की इन जनरल लोग बोलते हैं अरे तुम तो कारपेंटर हो करके, है ना। बट आप ये सोचिए, आपका पैर अगर किसी ने टेढ़ा जोड़ दिया, तो अगर आपका पैर किसी ने घुमा दिया, टेढ़ा जोड़ दिया, टूटा, तो फिर वो कितना मैटर करता है वो चीज़। और मैं आपका लिंक्डइन चेक कर रहा था तो देखा कि आपने स्कूलिंग यहाँ तक की है रायपुर में, देन फिर अब सारी पढ़ाई वापस भोपाल और मैंगलोर में किया है, देन वापस आप रायपुर शिफ्ट हो गए। जी, तो मैं 2009 से बाहर हूँ। 2009 में मैंने स्कूलिंग यहाँ ख़त्म करके मेडिकल की पढ़ाई करने में बाहर गया। पहले मैं भोपाल में था, MBBS मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने अपना MS कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर से किया, और फिर मैं उसके बाद हैदराबाद में था 1.5 साल के आसपास, जहाँ पे मैंने सिर्फ हिप और नी रिप्लेसमेंट में स्पेशलिटी ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरी भी करते थे और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे अपने सिटी में ये सारी चीज़ें, अपने जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उनको इन सब चीज़ों का थोड़ा बेनिफिट देना चाहिए। तो फिर मैं वापस रायपुर आया और फिर अब यहीं पे मैं सेटल्ड हूँ। या बट रायपुर क्यों, मतलब मुंबई और हैदराबाद ये सब में तो काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं। हाँ, मुंबई और हैदराबाद अनलाइक, जैसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है वहाँ पे, बट डॉक्टर्स के लिए वो सारे Tier 1 सिटीज़ जो है वो सैचुरेट हो चुकी है। सैचुरेट कहने का मतलब वहाँ पे हर 200 मीटर में आपको एक हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल और डॉक्टर। तो वैसे Tier 1 सिटीज़ में सेटल होने में आपको बहुत समय लग जाता है। आपको कम से कम 10-15 साल सेटल होने में ही लग जाएगा, अपना नाम बनाने में। क्योंकि बाकी जगह तो ऐसा है कि लोग खुद से एजुकेट होके केवल आपसे वो सर्विस लेने आ रहे हैं, बट छत्तीसगढ़ रायपुर में ऐसा है कि आपको उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा कि ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। तो इस चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मरीज़ मुझसे सवाल पूछता है, मुझे मरीज़ को बेसिक से समझाना पड़ता है उसके हड्डी के बारे में, उसके प्रॉब्लम के बारे में। तो ये सब चीज़ों से मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने उस पेशेंट को एजुकेट किया। अब वो उसको इलाज कराना है या जो भी उसका डिसीजन है, बट उस पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया। जैसे मेरे नाना भी गांव में रहते हैं, तो उनके घुटने में दर्द होता है, बट पूरा गांव ही जो है एक डॉक्टर के पास जाता है, एक मेडिसिन लेते हैं उन लोग, वो मसाज वगैरह का, तो वही प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है। अगर वहाँ पे कोई एक जाके अगर नी रिप्लेसमेंट कराता है तो सारे लोग फिर वहाँ पे अवेयर होंगे। वही चीज़ है, वहाँ पे क्या है, अब उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको सही जानकारी मिलेगी कि किस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ का आदमी आज के दिन में इतना समझदार है कि वो अपने हित में सोच सकता है। और कौन कौन से मिथ्स हैं जो आप रेगुलरली सुनते हैं? वो एक सवाल वो हर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब, मैं ऑपरेशन के बाद खट्टा खा सकता हूँ कि नहीं, दही खा सकता हूँ कि नहीं, अचार खा सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे नहीं पता कि खैर पुराने ज़माने से ये मिथ चला आ रहा है, बट आज की डेट में मैं लोगों तो को बताना चाहता हूँ कि खट्टा खाने से, दही खाने से, अचार खाने से आपका घाव नहीं पकता और नहीं पक सकता। कि घर में तो यही बोलते हैं वो पक जाएगा। बिल्कुल बंद। घाव पकने के बहुत अन्य कारण होते हैं, ये उनमें से एक कारण नहीं है। और कौन कौन से मिथ्स हैं जो रेगुलरली सुनते हैं आप? तो जिन लोग का घुटना घिस जाता है, जैसे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, आज के डेट में मेरे OPD में जैसे कोई बुज़ुर्ग आता है, कोई 40-50 ईयर्स का, कोई सपोज़ कर लीजिए कोई सर आए 40-50 ईयर्स के, उनको घुटने में तकलीफ़ हो रही है, घुटना घिसना शुरू हो गया। मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप ये जो कुर्सी का लेवल है उससे नीचे बैठना, उखड़ू बैठना, घुटना टेक के बैठना, पालथी मार के बैठना मत करिए। उनके दिमाग में ऐसा होता है कि अरे हमारे पिताजी तो 70 साल 80 साल की उम्र तक नीचे बैठते थे, पालथी मारते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ में पुराने ज़माने का लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हुआ करता था, तो ये सब बीमारी इतनी बढ़ती नहीं थी उस समय में। अभी लेकिन अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो इस चीज़ को आपको स्वीकार करना चाहिए। आपका इलाज जब तक नहीं होगा जब तक आप अपने बीमारी को स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। फर्स्ट थिंग इन एनी ट्रीटमेंट इज़ एक्सेप्टेंस। मतलब मुझे ये बीमारी हो गई है,
ठीक है, मैं स्वीकार कर लिया इस चीज़ को। अब जो भी गाड़ी आगे बढ़ेगी वो इसके आगे ही बढ़ सकती है। यदि आप डिनायल में रहेंगे कि नहीं मेरे को, अरे ये तो कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो तकलीफ़ बढ़ती जाएगी आपकी। देखिए, कोई भी डॉक्टर आपका बुरा नहीं चाहता, है ना। डॉक्टर पढ़ाई किया रहता है इतने साल, कोई भी डॉक्टर आपके बुरे के लिए कुछ नहीं बोलेगा। और एक ये चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे तो मोस्टली टाइम धूप में रहते थे, अभी के बच्चे निकलते नहीं हैं, तो क्या सन भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। जब सूरज की किरण हमारी चमड़ी पे गिरती है तभी जाके चमड़ी में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके हड्डी नरम हो जाती है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, उनको आउटडोर एक्सपोजर नहीं होता, खेलना कूदना नहीं होता, खाना पीना ठीक नहीं रहता, उसके कारण उनका वेट भी बढ़ रहा है। और सनलाइट एक्सपोजर की वजह से आप आज की डेट पे किसी भी बच्चे का या किसी भी रायपुर शहर में आप व्यक्ति का विटामिन डी का टेस्ट करा के देख लीजिएगा, कम ही आएगा रिपोर्ट। और स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो दिन में 10-11 से 12 के बीच का टाइम रहता है, उस दौरान सनलाइट एक्सपोजर पड़ने से सबसे ज़्यादा विटामिन डी बनता है शरीर में, ना कि सुबह। और मैंने कुछ रील्स भी देखे हैं जिसमें बोलते हैं कि जिन लोग बहुत जिमिंग करते हैं उनका मसल बाद में बहुत डैमेज होता है, नी भी डैमेज होता है। ये भी एक मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ भी है और फैक्ट भी है। फैक्ट ये है कि जो लोग जिम में बहुत वज़न वाला करते हैं जिसमें घुटना मुड़ता है, जैसे कि लंजेस, स्क्वाट्स, या फिर जो कमर का डेडलिफ्ट हैवी करते हैं, उन लोगों में घुटना घिसने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है। मिथ ये है कि आपको एजिंग प्रोसेस को रोकने का सबसे श्योर शॉर्ट तरीका यही होता है। एजिंग से मेरे कहने का मतलब है आपकी बॉडी का एजिंग, जो हड्डियां नरम हो जाती है, मांसपेशी लटक जाती है, उसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका होता है वेट ट्रेनिंग। तो जो आप 60-65 साल की उम्र में लोगों का एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाता है ना, ताकत ख़त्म हो जाती है, सार्कोपीनिया बोलते हैं हम लोग इसको। ये सारी चीज़ें जो है, अगर इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में अच्छे से वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइज रूटीनली कर रहा है, तो ये सब चीज़ें उसको ओल्ड एज में बहुत रेयरली फेस करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो प्रोटीन लेते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी बिल्डिंग और एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक बिल्कुल ठीक नहीं है। एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक से किडनी डैमेज होती है सबसे पहले तो, उसके बाद बहुत सारी इंजरी, हैवी वेट लिफ्टिंग करने वालों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा चेंज हो जाता है, उनके हार्ट पे बहुत लोड पड़ता है क्योंकि मसल्स का साइज इतना बहुत आता है। हाँ, आजकल आप देखे होंगे जिम में ट्रेडमिल में भागते भागते किसी को हार्ट अटैक आ गया, वेट लिफ्टिंग करते करते हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब कारण इसलिए क्योंकि आपका मसल मास इतना बढ़ गया रहता है कि आपके हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है उतने मोटे मसल्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए, तो हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाता है। न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बट हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में जब हम जाते हैं तो केवल चावल, चटनी, नून ये सब खाया जाता है, और जो सिटीज़ है वहाँ तो प्रॉपर प्रोटीन, फैट, गुड फैट को बैलेंस करके खाया जाता है। तो ये कितना ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन? बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन। हमारा जो मेजॉरिटी छत्तीसगढ़ी खाना है वो भात है ना, अलग अलग प्रकार के चावल और भात खाते हैं हम लोग। तो भात में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो टूट के शक्कर बनता है, शुगर बनता है बॉडी में। उसमें किसी भी हमारे बॉडी में हड्डी बनाने के लिए, है ना, आपका हार्ट को चलाने के लिए, आपका मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। भले ही अगर आप एक दिन में 2 या 3 अंडे ही खा लें, उबले अंडे अगर खाते हैं, तो अंडा सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है खाने के लिए। दूसरा, गांव वाले लोगों के साथ क्या होता है, वो बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, तो उन लोग जितना भी राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, वो बर्न हो जाता है पूरा उनके काम, तो उनको उसका मोटापा या कैलोरीज चढ़ता नहीं है उनके शरीर में, और वो लोग हमेशा दुबले पतले। शहर में ऐसा नहीं है। शहर में आपको इतना हैवी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करना होता है, मजदूरी नहीं करनी होती है। तो अगर आप अपना बैलेंस डाइट, प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन रिच खाना नहीं खाएंगे तो आपके साथ बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। वेट बढ़ने लग जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ताकत कम होने लग जाएगी। तो प्रोटीन जो है उसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं।
जैसे बिल्डिंग में सीमेंट ईंट एक एक ईंट से इमारत बनती है, वैसे प्रोटीन के एक एक टुकड़े से पूरी बॉडी का एक एक कोई हर एक स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो मसल हो चाहे बोन हो। तो प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक एवरेज जो इंसान है उसका डेली रिक्वायरमेंट ये होता है कि उसको 50 ग्राम के आसपास, 70 किलो का यदि कोई इंसान है तो उसे 50 ग्राम के आसपास डेली प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए, जो उसके नॉर्मल बॉडी को चलाने के लिए सफिशिएंट होता है। तो अपना पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, बट लास्ट में अपन एक रैपिड फायर रख लेते हैं, ठीक है? तो कितने पेशेंट्स आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खट्टा खाने से घाव पक तो नहीं जाएगा? हर पेशेंट पूछता है, और ये बिल्कुल गलत है, घाव नहीं पकता खट्टा खाने से। रायपुरियन पेशेंट्स का कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है? घुटने में दर्द, मरीन ड्राइव घूमते समय घुटने में दर्द। मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़िया पेशेंट्स क्या झूठ बोलता है? छत्तीसगढ़िया पेशेंट यही झूठ बोलते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। पीछे से उनके बच्चे बताते हैं कि बस पापा गुड़ाखू घिसते हैं। गुड़ाखू नहीं आता है मतलब नशा में? हाँ, उनके हिसाब से। सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर पेशेंट आपको कौन से मिलते हैं? सड़क में 2 व्हीलर वाले, स्कूटर वाले, सबसे ज़्यादा टूट फूट उन्हीं के साथ होती है। और ऐसे कितने लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हर पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट डेली, हर दिन। आखिरी में उनका सवाल यही होता है। आज का जो पॉडकास्ट था नी पेन नी डैमेज को लेके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को भी नहीं पता थी और हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता होगी और मेरे फैमिली वालों को भी नहीं पता है। तो थैंक यू बहुत बहुत, आप हमारे पॉडकास्ट में हमको ज्वाइन किया। थैंक यू मनीष जी, मुझे मौका देने का, अपॉर्चुनिटी देने का, ताकि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं आपके थ्रू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।